हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर प्लस। और आज हम 21 जुलाई 2025 के मेजर करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी खबरें हैं, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं 15, इनको डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज 4, डिफेंस एंड सिक्योरिटी 3, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस 5, इन्वायरमेंट 2, इम्पोर्टेंट फैक्ट 3। सो ये जो मेजर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। भाई इनमें से क्या है कि बहुत सारे टॉपिक हम कल और परसों में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेशन में आए हैं इंडियन न्यूज और द हिंदू में भी। सो उनको हम स्किप करेंगे, क्योंकि वो हम कल और परसों में हम डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी हैं। सो आज जो है हम कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आए हुए हैं, कुछ नई लेटेस्ट खबरों के बारे में आए हुए हैं, एज वेल एज भारत रत्न के जो क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है और क्या कैसे किस किस को आज तक ये मिला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा और रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट हमेशा आता रहेगा, करंट अफेयर हमेशा आता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आज का करंट अफेयर कल को आ रहा हो, बट करंट अफेयर ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं भी मेरे पास भी काफ़ी काम रहता है दिन में, तो मैं बिजी हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं दिन में ना बना पाऊँ तो रात में या फिर अगले दिन करंट अफेयर आ जाएगा। पर करंट अफेयर आएगा ज़रूर, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। और आज का जो पहला न्यूज़ है वो है 20 मैंडेट 9 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क। मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाउ रिक्वायर हॉलमार्क ऑफ 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। सो 9 कैरेट की जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसको भी वो हॉलमार्क करना चाह रहे हैं, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो। और इसको कब से ये हॉलमार्क करना चाह रहे हैं? जुलाई 2025 से। और ये जुलाई 2025 से ही हॉलमार्क हो जाएगी। इसका क्या एम होगा? एमिंग टू इन्हांस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगी। इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन इन गोल्ड ज्वेलरी मार्केट। अब क्या होता है कि किस क्वालिटी की गोल्ड हम पहन रहे हैं 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को लेके। सो अभी तक डिस्क्राइबिंग नहीं था, बट अब जब ये हॉल मार्किंग हो जाएगी तो मतलब यही अश्योरेंस मिलेगी कि हाँ, हम हाई प्योरिटी के गोल्ड को पहन रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। सो ये कॉन्फिडेंट देगा पब्लिक को, और लोगों को भी कॉन्फिडेंट देगा कि हाँ, वो परचेज जो कर रहे हैं वो सही है। अभी तक जो है वो है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट आर मोस्ट कॉमनली यूज ज्वेलरी इन इंडिया। इसको हम मेजरली यूज करते हैं। बट 14 कैरेट और 9 कैरेट गोल्ड प्रोवाइड मोर ड्यूरेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक ये चलती हैं। सुटेबल फॉर एवरी डे एंड अफोर्डेबल ज्वेलरी, मतलब हर दिन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं विद अफोर्डेबल प्राइस, नॉर्मल प्राइस में। और इसका जो लोगो रहता है, आप देखिए देख सकते हैं कि जो कैरेट, अगर 22 कैरेट है तो 22 इसमें लिखा हुआ आएगा पहले, फिर अदर डिजिट्स आएंगी। 18 कैरेट में 18 लिखा हुआ आएगा, फिर अदर डिजिट, 14 में 14, फिर अदर डिजिट, और 9 में 9 ही लिखा होगा, फिर अदर डिजिट्स आएंगे। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, अ यूनिक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड फॉर एवरी हॉलमार्क आर्टिकल। 6 डिजिट का जो अल्फा न्यूमेरिकल कोड मिलता है हर एक हॉलमार्क आर्टिकल पे। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो गोल्ड है उससे क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना परसेंट उसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो 14 कैरेट में क्या होता है, 58.33% गोल्ड होता है, ठीक है। 18 कैरेट में क्या होता है, 75% गोल्ड होता है। 22 कैरेट में 91% गोल्ड होता है। और 24 कैरेट में 99.9% गोल्ड होता है। तो ये 24 कैरेट का जो गोल्ड का प्राइस रहता है, ये काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी बहुत कॉस्टली रहता है। सो इस रेस्पेक्टिव में ये न्यूज़ काफ़ी ज़रूरी हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को भी हॉलमार्क करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड प्योरिटी के पर्पज से। आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फर्स्ट आईआईसीटी कैंपस ओपन इन मुंबई। क्या कहना है कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जॉइंट इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कैंपस है एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स। पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जो एनएफडीसी के कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अपना पहला ब्रांच ओपन किया है। एनएफडीसी की फुल फॉर्म है नवी मुंबई फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनका जो रोल है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एस्टेब्लिश टू प्रमोट फिल्म, टेलीविजन, मीडिया प्रमोशंस एक्टिविटी इन नवी मुंबई एंड सराउंडिंग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स। आप समझ सकते हैं कि जो एनएफडीसी का क्या रोल है, ये प्रमोट करती है फिल्म को, टेलीविजन को, मीडिया प्रोडक्शंस को, एंड इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज रहती हैं उसको प्रमोट करती हैं। इट इज़ अ साइट फॉर इंडिया फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कैंपस। ये एक पहली केमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनी है जिन्होंने एनएफडीसी की साइट पर अपना पहले ब्रांच ओपन करी है। इस रेस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो जिन्होंने नवी मुंबई फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ के पास में अपना नया कैंपस ओपन किया है। आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि सिविल सर्विस ट्रेनिंग फ्रेमवर्क लॉन्च जुलाई 18 2025। सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग की जो
ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग है वो अभी अपग्रेड कर दी गई हैं 2.0 से। सो जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च 2.0 फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन सिविल सर्विस ट्रेनिंग। तो मॉडर्नाइज करेंगे इनको, फ्योर मैट्रिसेस, एआई ड्राइवन टूल वहाँ पे लेके आएंगे, हाइब्रिड लर्निंग मॉडल लेके आएंगे। और और ये जो है मिशन कर्मायोगी को फॉलो करेगा। फ्लेक्सिव इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन 2020 टू रिफॉर्म गवर्नमेंट पर्सनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सो जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड ट्रेन रहेंगी और पर्सनल ट्रेनिंग से रिलेटेड रहेंगी, उस चीज़ को ये रिफॉर्म करेंगी, उस चीज़ को ये बढ़ावा देंगे। और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च कौन सा 1.0, 2.0, 3.0, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का। और इसको कब लॉन्च किया था? जुलाई 18 2025 में। जो किस चीज़ पे वर्क करेगा कि जो उनकी ट्रेनिंग हो उनको हाइब्रिड मॉडल पर हो, एआई ड्रिवन हो, अच्छी ट्रेनिंग मिले, और पब्लिक सेंट्रिक उनका अप्रोच रहे, पॉजिटिव अप्रोच रहे पब्लिक के लिए। ये सब चीज़ पे वो ध्यान देंगे। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो है नेशनल सीओई एंड आईटीआई अपग्रेडेशन अप्रूवल। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिशमेंट 5 new national center of excellence and national steering committee for upgrading industrial training institute aiming to enhance vocational educational across the India। सो इनका क्या कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस के साथ में और नेशनल स्टडिंग कमेटी के साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन को और डेवलप करने के लिए इन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 60 करोड़ रुपीज़ का फंड मिला हुआ है। अब देखते हैं इसको ये कैसे यूटिलाइज करते हैं। नेशनल स्कीम फॉर आईटीआई अपग्रेडेशंस एंड सेटिंग अप 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस एंड फॉर स्किलिंग। तो वो क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे लोगों को, जितने भी पुअर और पिछले लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हैज टेकन 2 मेजर स्टेप टू improve the vocational skill based education in the India। सो स्किल बेस्ड जितनी भी एजुकेशन रहेगी उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। जो पहला रहेगा वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 5 न्यू नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस। 5 ये नए नए नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस ओपन करेंगे। उनका क्या रोल रहेगा, ऑफर हाई क्वालिटी ट्रेनिंग, जो कि हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग देंगे, एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल स्किल्स, मतलब इंडस्ट्रियल स्किल को ये लेके फोकस करेंगे, लोगों को अच्छी इंडस्ट्रियल स्किल देंगे। दे सेट बेंचमार्क ऑन वोकेशनल एजुकेशन, मीन ये स्किल बेस्ड जितनी भी एजुकेशन रहेंगे उसमें एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा ताकि उनको अच्छा और एडवांस ट्रेनिंग मिल सके। और जो सेकंड रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टडिंग कमेटी फॉर अपग्रेडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो ये क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग। टेक्निकल के साथ साथ में ये क्या करेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे, मेनली एट द स्कूल लेवल। जो भी उस समय स्कूल के लेवल पे पढ़ाई करते हैं उनको ये क्या करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे ट्रेनिंग देंगे। यही इस न्यूज़ का कहना है। बट मेरा एक ये चीज़ कहना है कि मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैंने और न्यूज़ चैनल को देखा है, वो काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक ट्रिक नोट बना के लेके आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट मेरा ये सोचना है कि हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके वो फ्यूचर के लिए हेल्प करता है। क्योंकि जब भी हम फर्दर ये वीडियोस देखेंगे तो क्या होगा कि, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं अराउंड दिस 5 और 6 पॉइंट के 4 पॉइंट के अराउंड। सो ये उनके लिए एक स्टोरी बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रखूँ अपने वीडियोज़ में, और ताकि लोग ज़्यादा एक्सेस कर सके चीज़ों को। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल अफेयर, जिसमें मैं पहला जो न्यूज़ है वो है आईएनएस संधायक डॉक इन मलेशिया। इसको वहाँ पे डॉक कर दिया गया है मलेशिया में। सो आईएनएस संधायक मेड अ विजिट इन मलेशिया स्ट्रेंथनिंग द मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशंस। मैरिटाइम की जितनी भी सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए, इस रीजन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, इस रीजन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अंडर द इंडियन ओशन आउटरीच इनिशिएटिव। सो कौन सा इनिशिएटिव लिया है, इंडियन आउटरीच इनिशिएटिव। सो क्या करेगा कि वहाँ की जो भी सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करेगा इंडिया के लिए। इन के मैरिटाइम आउटरीच से कब से जुलाई 16 से जुलाई 19 2025 में हुआ है। और ये आईएनएस संध्या क्या है, इंडिजीनियस बिल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स है। ये इंडिया के द्वारा ही बिल्डेड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स है। आप इसमें देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मलेशिया कहाँ पे है, मलेशिया इस रीजन में है। तो ये यहाँ पे गई है, इंडियन ओशन उसके साइड में है और पैसिफिक ओशन भी साइड में है। और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये सदर्न ओशन। सो आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो है यूएई सिपा और इंडिया बीएचयू के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच में। साइन एमओयू टू फास्टर स्टार्टअप ग्रोथ।
जो ग्रोथ है, स्टार्टअप की जो ग्रोथ है उनको बूस्ट करेंगे ये लोग। क्रॉस बॉर्डर इनोवेशंस, एक दूसरे के लिए इनोवेशन में हेल्प करेंगे, स्पेशली इन एग्रीकल्चर और फिनटेक, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और फिनटेक के क्षेत्र में। सो बूस्टर स्टार्टअप ग्रोथ, दे हेल्प स्टार्टअप फ्रॉम बोथ इंडिया एंड द यूएई ग्रो बाय प्रोवाइडिंग देम विद द रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, मेंटोरशिप एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप। सो ये जो है ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई भी स्टार्टअप हो वो ग्रो कर सके। सो इनका जो मेन पर्पस रहेगा वो क्या रहेगा, इनकरेज क्रॉस बॉर्डर इनोवेशंस, एम टू शेयर आइडिया, टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर लीडिंग टू न्यू सॉल्यूशन दैट बेनिफिट बोथ कंट्रीज। सो इनका ये है कि ये इनवाइट करेंगे और शेयर करेंगे अपने आइडियाज़ को और टेक्नोलॉजीज़ को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को दोनों कंट्री के साथ में, एज वेल एज फोकस ऑन द एग्रीकल्चर एंड फिनटेक। द इन एग्रीकल्चर दे में वर्क इन एग्री टेक इनोवेशंस टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की। तो इन दो चीज़ों में एग्रीकल्चर में काम करेंगे। गोल्ड डेवलप न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सॉल्यूशन, मतलब मेनली इनका जो काम है प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें, उसकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम मेंटेन करके रखें। ये दो मेन इनके एग्रीकल्चर में वर्क है। और फिनटेक के एरिया में इनका जो है न्यू डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनको लाना, ये इनका मेन रोल है। सो लिवरेज यूनिवर्सिटी एक्सपर्टीज, सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ब्रिंग एकेडमिक रिसर्च, टेक्निकल नो हाउ एंड पाइपलाइन ऑफ यंग टैलेंट, and the Atal Incubation Center of BHU support startup by the providing incubation services, mentorship, access to network, मीन्स ये mentorship प्रोवाइड करेंगे और एक सर्विसेज, इंक्यूबेशन सर्विसेज देंगे उन लोगों को जो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। सो ये इनका मेन आज का एजेंडा रहा है कि जो दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है वो, ताकि एक दूसरे को स्टार्टअप को ग्रोथ को बढ़ा सकें, क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्रीकल्चर और फिनटेक के एरिया में और ज़्यादा काम कर सके। ये इनका मोटा मोटा आर्टिकल है ये, आप इस पर भी एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यूएई और इंडिया के बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है, जो पार्टनरशिप हो रही है, वो किस क्षेत्र में हो रही है, क्यों चीज़ों से रिलेटेड। सो इकोनॉमी के क्षेत्र में आज की जो पहली न्यूज़ है वो है स्विट्जरलैंड ने क्या किया, रेटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको एक्सपेंड करेंगे स्विट्जरलैंड और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में, ताकि EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफिशियली नेम द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट is a landmark trade between India and European Free Trade Association, which consists of Switzerland, Iceland, Norway. So lower the trade barrier, reduce tariff on goods. So इनका जो मेन एम रहेगा वो क्या रहेगा, जो ट्रेड बैरियर होंगे उनको कम कर देंगे। उससे क्या होगा, जो भी टैरिफ हो गया, गुड पे जो भी टैरिफ लगता है वो कम हो जाएगा। और दूसरा क्या रहेगा कि स्ट्रीमलाइन कर देंगे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे, सो कस्टम प्रोसीजर मेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड स्मूथर एंड फास्टर। सो कस्टम्स के थ्रू हार्मोनाइज करेंगे कस्टम प्रोसीजर को और कोशिश करेंगे क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड हो वो काफ़ी स्मूथ हो, काफ़ी फास्टर हो। एज वेल मार्केट एक्सेस, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के कंट्रीज को मार्केट का एक्सेस देंगे ताकि और इन्वेस्टमेंट हो मार्केट में। एज वेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, टीपा इंक्लूड प्रोविजन टू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट्स जो भी हैं उनको ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसको ये हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे, बेनिफिटिंग द इंडस्ट्री सच एज फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो इस चीज़ पे काम करेंगे। सो ये देख सकते हैं फोटोज आप, दिस इज द इंडियन डेलीगेट्स एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये हुआ है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके क्या मेन रोल हो सकते हैं ये पूछ सकते हैं, तो आप इसको इकोनॉमी या गवर्नेंस के रेस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। सो आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बैंकिंग के एरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। Arup PropTech received SEBI approval to launch India's first listed small and medium real estate investment trust. SM REIT offer a new investment opportunity in the real estate sector. So क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या एक नई इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये अरूप प्रॉपटेक रिसीव सेबी अप्रूवल, उनको सेबी से अप्रूवल मिला है कि वो स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के एरिया में उनको ऑफर करें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ताकि वो और ग्रोथ कर सकें। और जो आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो साइंस एंड इन्वायरमेंट के क्षेत्र में है। ICAR-CB, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड SBI विन नेशनल अवार्ड, इन दोनों को एक नेशनल अवार्ड मिला है। इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऐसे डिवाइस बनाई है, एक ऐसे माइक्रो डिवाइस बनाई है जो सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर डिवाइस एडिंग प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो सॉइल के मॉइस्चर इंडिकेटर, जो सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसको डिटरमाइन कर पाएंगे, कितना
कितना मॉइस्चर लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो द इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट था, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने क्या किया कि एक ऐसी डिवाइस बनाई जो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, एज ए इंडिकेटर की तरह काम करेगा सॉइल मॉइस्चर को डिटर्मिनेशन के लिए। सो ICAR साइंटिस्ट वन द राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार। सो इस वर्क के लिए उनको एक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि वो मॉइस्चर इंडिकेटर डिवाइस उन्होंने बना के रखी है, ताकि वो सॉइल के जो मॉइस्चर है वो उसका लेवल को पता कर सके, उससे कितना प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, कितना कम करेंगे, ये तो बात की बात है। बट इससे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर प्लांट को मॉइस्चर कम मिल रहा है तो ये एज ए डिवाइस बता देगी कि हाँ प्लांट में मॉइस्चर की कमी है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा और फर्दर। सो प्लांट की ग्रोथ ना रुके, इसलिए ये चीज़ें, ये डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है इस रेस्पेक्टिव से। और आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एज ए स्टेट न्यूज़। इसमें क्या है कि महाराष्ट्र ने लाइव स्टॉक फार्मिंग एट एग्रीकल्चर स्टेटस ऑन जुलाई 11 2025। से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब इसको एज ए एग्रीकल्चर स्टेटस मिला था। तो जुलाई 11 को मिला था। क्या हुआ है कि द महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफरिंग ग्रांट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। सो लाइव स्टॉक ऑन, तो इस रेस्पेक्टिव से ये न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कौन सा स्टेट है जिसने स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मर को इंक्लूड किया है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सी डेट को किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो छत्तीसगढ़ से है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर एंड कोल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप करी है, एक दूसरे के साथ काम करेंगे टू इनहांस द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी इन द ट्राइबल डोमिनेटिंग एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। जितने भी पिछड़े एरिया हैं छत्तीसगढ़ में, उस एरिया में ये लोग काम करेंगे एक दूसरे के साथ में। सो क्या करेंगे कि CRS माइलस्टोन, सो कोल इंडिया कमिट्स 10 करोड़ रुपये, कोल इंडिया ने 10 करोड़ रुपीज़ कमिट किए हैं टू एम्पावर द स्टूडेंट ट्राइबल स्टूडेंट थ्रू डिजिटल एंड एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन इन द छत्तीसगढ़। सो डिजिटली एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन देंगे, कैसे वो मतलब कि अपना नया बिजनेस, कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए, उस एरिया में ये क्या करेंगे कि उन स्टूडेंटों को एम्पावर करेंगे, उनको और नॉलेज देंगे, उनमें ये इन्वेस्टमेंट करेंगे फर्दर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है और क्या उनका मेन पर्पज है और क्या उनका ओवरऑल ओवरऑल रोल है। साथ ही में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी मेंशन करके रखे हैं। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई, तमिलनाडु डे 18 जुलाई, 20 जुलाई इज इंटरनेशनल चेस डे, फाइट फाउंडेशन एनिवर्सरी, 20 जुलाई इंटरनेशनल मून डे, अपोलो 11 मून लैंडिंग, वन मैन वन वन फ्यूचर, ये इसका थीम था, इसको याद रख सकते हैं आप। 18 जुलाई इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, लेगेसी पीस जस्टिस और फ्रीडम। तो क्वेश्चन जस्ट ये एग्जांपल पूछ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला दिवस हम किस लिए मनाते हैं, तो जस्टिस पीस है फ्रीडम का वहाँ पे एग्जांपल देंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द जस्टिस पीस एंड फ्रीडम। और 19 जुलाई क्या था, नेशनल बैंक नेशनलाइजेशन डे हुआ था उस दिन में, और एनिवर्सरी ऑफ 1969 बैंक नेशनलाइजेशन। और उसके बाद क्या, 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे, 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम मनाते हैं। बोथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त को ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। 5 सितंबर सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स डे, बोथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द S राधाकृष्णन। एंड 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यूनेस्को ऑब्जर्वेंस फॉर लिटरेसी अवेयरनेस। 40 सितंबर पर हिंदी दिवस, एडॉप्टेशन ऑफ हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, 40 सितंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी, हम इसको एज ए सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट डेज मेंशन करके रखे हैं। जनवरी 12 नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद बर्थडे पे। जनवरी 26 रिपब्लिक डे। मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेंस डे, सो वुमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, मार्च 8 को। अप्रैल 22 अर्थ डे, ग्लोबल इन्वायरमेंट फोकस। एंड जून 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जून 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। October 24 यूनाइटेड नेशन डे। एंड November 14 चिल्ड्रंस डे, पंडित नेहरू बर्थ एनिवर्सरी को हम एज ए चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो भारत रत्न के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, जो कि कब बना था, इंस्टीट्यूटेड इन 1954। और नो मॉनिटरी ग्रांट, ज़्यादा कुछ पैसा नहीं मिलता है इसमें, ओनली मेडल या सर्टिफिकेट दिया जाता है। साइंस के फील्ड में CV रमन जी को इसको मिला है। लिटरेसी के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है। पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में इंदिरा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला। आर्ट के क्षेत्र में लता मंगेशकर एंड भीमसेन जोशी जी को मिला।
और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, एग्रीकल्चरल साइंस में एस स्वामी नाथन इन 2024 को मिला है। और इससे ही रिलेटेड कुछ हम और न्यूज डिस्कस करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। पद्म विभूषण ऑल फील्ड में मिलता है, आर्ट, साइंस, पब्लिक अफेयर सब में मिलता है। पद्म भूषण ऑल फील्ड, सभी फील्ड में, डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर। पद्मश्री भी सभी फील्ड में मिलता है, डिस्टिंग्विश सर्विसेज, सभी सर्विसेज। परमवीर चक्र मिलिट्री गैलेंट्री है, वार टाइम पे इसको दिया जाता है। सो मिलिट्री के फील्ड में परमवीर चक्र मिलता है। अशोक चक्र भी मिलिट्री के फील्ड में बस पीस टाइम के लिए, ये वार टाइम के लिए मिलता है, पीस टाइम के लिए मिलता है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को मिलता है, स्पोर्ट्स के कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। सो साहित्य अकादमी और जनपीठ अवार्ड ये दोनों लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में अवार्ड मिलता है। और नेशनल फिल्म अवार्ड जो होता है फिल्म इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इसको दिए जाते हैं। सो आज कुछ वर्ल्ड से रिलेटेड भी मैंने कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। बट आप एक कोशिश क्या करना कि मैप में देखने की कोशिश करना कि ये कहाँ पे है, कौन कौन से रीजन पे ये लोकेट करते हैं। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कल ही डिस्कस किया था हमने, ऑस्ट्रेलिया। एंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन, आप देखना कहाँ पे है। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड आर्टिक ओशन। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया। डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट और डीपेस्ट दोनों पैसिफिक ही ओशन है, ठीक है। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड साउथ चाइना सी। लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, देखना इसको आप। लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील रिवर 6,650 किलोमीटर। रिवर विद द हाईएस्ट वाटर डिस्चार्ज इज अमेजन रिवर। Largest delta in the world, Ganga Brahmaputra Delta. Fastest flowering river in the world is called Rahin River. Largest freshwater lake in the world is called Lake Superior. Deepest lake in the world is called Lake Baikal. डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी लेक जो है ये लेक बाइकाल है। लार्जेस्ट लॉन्गून इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू कैलिडोनिया बैरियर। अब इसको देखना कि ये कौन कौन से रीजन में है और कहाँ पे ये है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीक में। एक बार इसका क्षेत्र को हम डिस्कस करेंगे। और आज के जो करंट अफेयर है इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम आने वाले कुछ सेशन में इसको भी कवर करेंगे। जैसे 21 तारीख का, 20 तारीख का, 19 तारीख का करंट अफेयर मुझे के जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी मुझे अभी मेंशन करने हैं, उनका भी मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा जल्दी ही। और सारे के सारे करंट अफेयर का मैं एक ही एमसीक्यू बेस्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि वो इंपॉर्टेंट रहेगा। वीकली में उसको बना दूंगा ताकि सारे के सारे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो कवर हो जाएं इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा फर्दर और बहुत डिटेल में वीडियोस बनाने के लिए। हो सकता है अभी कहीं कहीं पे चैलेंजेस आ रहे हों, बट विद टाइम एवरी चैलेंजेस गेट रिजॉल्व। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। सो जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। सो रिलैक्स रहिए, आराम करिए और मन लगा के अपना काम करिए। थैंक यू सो मच।